रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 91। ड्राइवर अपना मोबाइल दिशा की तरफ बढ़ा दिया तो बेचारी दिशा को कोई चांस नहीं मिल रहा कि वह क्या झूठ बोले। तो उसे अब माहिर से बात करना ही पड़ेगा। उसने भगवान का नाम लिया और अपने कांपते हुए हाथों से ड्राइवर का मोबाइल पकड़ी। दिशा का हाथ डर के मारे थर-थर काँप रहा था। फिर भी बेचारी उसके मोबाइल से माहिर को कॉल लगाई। माहिर इस वक्त अथर्व के केबिन में बैठा उसका पेंडिंग काम चेक कर रहा था। तभी उसका मोबाइल रिंग किया तो देखा कॉल ड्राइवर का आ रहा है। उसने तुरंत कॉल पिक करते बोला, हेलो। माहिर की आवाज़ जैसे दिशा के कान में गया, वह तो सुन पड़ गई। फिर भी बेचारी दिशा हकलाते हुए बोली, वो मैं दिशा बोल रही हूँ। दिशा को इस तरह रुक रुक के बोलता देख माहिर बोला, तुम ठीक तो हो? माहिर का इतना शांत आवाज़ सुन दिशा खुद को रिलैक्स की और आगे बोली, माहिर जी सॉरी, वह मुझे इस तरह आपको रात को कॉल नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था आपका मोबाइल आपके वाइफ के हाथ में है। उन्होंने कॉल उठा लिया, प्लीज़ सॉरी। उसकी बातें सुन तो माहिर अपनी आंखें छोटी कर लिया, मानो यह लड़की क्या कह रही है। पर वह उसी के तरह जवाब देते बोला, जब तुम्हें पता है मेरी वाइफ मेरे साथ में है तो तुम्हें कॉल नहीं करना चाहिए था और आइंदा ऐसी गलती ना हो। दिशा माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं की और मैं उनसे बात भी नहीं की। मैं तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और तो और मैंने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दी। मुझे लगा शायद वह मुझे कॉल करेंगी। दिशा की बातें सुन माहिर हंसे या रोए उसे ही समझ नहीं आ रहा। वह पहले से ही इतना प्रॉब्लम में घिरा हुआ था, ऊपर से दिशा की ऐसी मज़ेदार बातें सुन वह कुछ बोला ही नहीं। वहीं दिशा आगे बोली, अब ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुन माहिर बोला, ठीक है, पर यह बताओ तुमने कॉल किस लिए की थी? अब जाकर दिशा को याद आया कि उसे एक्चुअली माहिर से किस बारे में बात करना था और यह याद आते ही वह बोली, दादी कह रही थी कि आपने मेरे लिए वह लड़का पसंद किया है। आपकी हिम्मत कैसे हुआ मेरे लिए लड़का देखने का? मैं कोई शादी के लिए मरी जा रही हूँ जो आपने मेरे लिए मुसीबत बढ़ा दिया है। माहिर इस वक्त सच में बहुत परेशान था और उसकी परेशानी अथर्व था। वह अलग ही इस सिचुएशन में फंसा हुआ था। वह अपने सख्त आवाज़ में बोला, अगर तुम्हें इन सब के लिए कॉल किया है तो मेरे पास टाइम नहीं है बकवास बातें करने के लिए। उसके मुंह से बकवास शब्द सुन दिशा के शरीर में आग लग गया और वह भड़कते हुए बोली, मेरी इतनी सी बात आपको चुभ गई तो सोचो मेरे अंदर कितना आग लगा हुआ है। क्या आपको दिखाई नहीं देता मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए हैं और आप हैं कि मेरे लिए एक नया मुसीबत लेकर आ गए। अगर आपको मुझसे इतनी ही दिक्कत, इतनी ही तकलीफ़ है तो साफ साफ कह दीजिए ना, मैं आपके घर से चली जाऊंगी। मैं जैसे भी करके अपना एग्ज़ाम्स दे दूंगी और रही बात इतने दिनों के खर्च की तो मैं कहीं और जॉब करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। पर ये सब नया नया मुसीबत मेरे लिए मत लाइए, मैं ये सब नहीं झेल पाऊंगी। माहिर जी, क्या मिलता है आपको ये सब करके? दिशा फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। माहिर तो उसकी बातें सुन एकदम शांत हो गया। उसके पास एक भी शब्द नहीं था, बल्कि वह तो खुद उसके लिए यह क्या कोई भी रिश्ता नहीं देखना चाहता था। पर उसकी दादी के कहने पर वह गाँव गया। पर जाने के बाद भी उसने इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा था और आज ऐसे सिचुएशन में फंसा है कि उसे इंडिया से दूर जाना पड़ा, वरना वह कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता। पर इस वक्त उसे अथर्व के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। माहिर जानता था कि वह इस वक्त कुछ भी कहेगा तो दिशा उसके बातों पर यकीन नहीं करेगी, जिसके चलते वह हमेशा की तरह अपने रौबदार आवाज़ में बोला, मैंने कहा ना मैं इस वक्त बाहर हूँ, मैं वहाँ आने के बाद तुमसे बात करूँगा। माहिर उसकी बातों को ज़रा भी सीरियस नहीं ले रहा। यह देख दिशा चीखते हुए बोली, दिल तो कर रहा है कुछ कर लूँ। दिशा अपनी बात कंप्लीट भी नहीं की होगी कि कॉल के दूसरी ओर से माहिर के कुर्राते हुए आवाज़ आया, दिशा फालतू बातें मत करना, समझी?
कह रहा हूँ ना, आने के बाद बात करता हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा मेरी बात तुम्हें? माहिर गुस्से में उससे बात कर रहा था क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा कि दिशा कुछ कर ले। अब दिशा रोने लगी थी और उसकी रोने की आवाज़ माहिर सुन लिया। वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर एक हाथ से अपने माथे पर रब करने लगा और दिशा ने तुरंत कॉल कट करके ड्राइवर को मोबाइल दे दी। दिशा के रोने की आवाज़ जैसे बंद हुआ तो माहिर हेलो हेलो करने लगा तो देखा कॉल कट हो गया है। उसने वापस कॉल किया तो इस बार ड्राइवर ने कॉल रिसीव किया। माहिर बोला, कहाँ है वह? ड्राइवर बोला, सर मैडम सीट पर बैठी हुई हैं और वह रो रही हैं। यह सुन माहिर बोला, ठीक है, उसे घर लेकर जाओ, पर मेड को कह देना उसका ख्याल रखे। मैं उसे बाद में कॉल करके बात करता हूँ। इतना बोल माहिर ने कॉल कट कर दिया और साइड में मोबाइल रख सोचने लगा। वह कहीं न कहीं अपने आप को दोषी मान रहा था क्योंकि वह दिशा के दादी के कहने पर गाँव तो गया था, पर उसे उसी वक्त ना कह देना चाहिए था। उसे अब पछतावा होने लगा। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी। दोपहर में डॉक्टर अथर्वा का चेकअप करने के लिए आ गए और आते ही वह सबसे पहले डॉक्टर एलिना से मिले। उसके साथ शगुन भी खड़ी थी क्योंकि माहिर उसे कहकर गया था कि वह यहाँ सब कुछ संभाले। वैसे तो एंटोनियो भी था और तेजा, इन दोनों काया का पता लगाने के लिए वह बाहर अपने आदमियों को लगा दिया था। माहिर ने हर किसी को काम सौंप दिया था और उसका इस वक्त ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था, वरना वह ऑफिस नहीं गया तो हर किसी का ईमेल आ जाएगा कि अथर्वा इस वक्त कहाँ है। इसलिए माहिर ऑफिस जल्दी पहुंचा और उसके सारे पेंडिंग काम को फोकस पर देने लगा। डॉक्टर एलिना ने माहिर का रिपोर्ट नए डॉक्टर के सामने रख दी और उन्होंने जिस तरह से इलाज किया था वे सब बता भी रही थी। डॉक्टर ने भी अपने हिसाब से पूरा चेकअप किया और सेम कंडीशन बताकर वह कमरे से बाहर निकले तो शगुन उन्हें सामने दिखे। वह तुरंत सवाल जवाब करने लगी तो डॉक्टर और डॉक्टर एलिना दोनों ने उन्हें सेम कंडीशन बताया, जो सुनकर शगुन अपने हाथ जोड़ विनती करने लगी कि वह अथर्व को ठीक कर दे। पर डॉक्टर का एक ही जवाब था कि वह भगवान नहीं है, वह भी इंसान है और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद शगुन काफ़ी देर तक रोती रही। उसके बाद वह कॉल करके माहिर को सब कुछ बता दिए। डॉक्टर आए थे और उन्होंने माहिर का इलाज किया और जो कुछ उन्होंने बताया वह सब माहिर को अपडेट दे दी। यह सब सुन माहिर बोला, तुम परेशान मत हो, शाम तक और डॉक्टर आने वाले हैं। हमें हिम्मत नहीं हारना, हमें उम्मीद रखना होगा कि अथर्व जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। माहिर का कॉन्फिडेंस देख शगुन को भी हिम्मत आने लगा कि माहिर जो कह रहा है ऐसा ही होगा और वह अपने आंसू साफ की और डॉक्टर के आने का इंतज़ार करने लगी। शाम 5 बजे। देखते देखते कैसे वक्त बीत गया पता भी नहीं चला और इस वक्त दूसरी कंट्री के डॉक्टर आए हुए थे। उन्होंने भी करीब 1 घंटे के ऊपर लगा दिया अथर्व का चेकअप करने में और उन्होंने भी यही कहा कि जो इलाज डॉक्टर एलिना ने किया है वह बिल्कुल सही है। वक्त लग सकता है इन्हें ठीक होने में या जल्दी भी ठीक हो सकते हैं। यह बोलकर वह डॉक्टर वहाँ से चले गए और उनके जाने के बाद शगुन फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि यह 5वीं डॉक्टर थे जो सेम प्रॉब्लम बताकर जा रहे हैं। इन 5 में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं गारंटी लेता हूँ कि अथर्व को ठीक कर दूंगा। हर कोई सिर्फ उम्मीदें दे रहा था। काफ़ी देर तक शगुन रोती रही। जब वह शांत हुई तो अपने आंसू पोंछ वहाँ से किचन में गई। रोने की वजह से उसका गला सूख गया था। उसे पानी चाहिए था। वह किचन में गई तो सर्वेंट लुसिया अंदर काम कर रही थी और शगुन बिना नीचे देखे चलते जा रही थी कि अचानक से उसके मुंह से जोरदार आवाज़ निकला, आह! उसका इतना तेज आवाज़ सुन सर्वेंट लुसिया जो नीचे बैठकर झाड़ू लगा रही थी
वह सामने देखी क्योंकि नीचे कुछ कांच के ग्लास टूट गए थे जो कि सर्वेंट लुसिया बैठकर वह उठा रही थी कि उतने में शगुन के पैर में चुभ गया क्योंकि आजकल वह चप्पल नहीं पहन रही थी और नंगे पैर वह किचन में गई तो उसके पैर में चुभ गया। तब तक 2 सर्वेंट और इकट्ठा हो गए। सर्वेंट लुसिया खड़ी होकर तुरंत शगुन का हाथ पकड़ के चेयर पर बिठाई और उसके पैर में देखी तो सचमुच बड़ा सा कांच का टुकड़ा चुभ गया था। सर्वेंट लुसिया किचन में से बाहर निकली और दौड़ते हुए डॉक्टर एलिना के पास गई और उन्हें बुलाकर लाई। अब घर में डॉक्टर एलिना थी तो भला वह कैसे देख सकती। उन्होंने तुरंत उसके पैर से कांच के टुकड़े को बाहर निकाला और जो ब्लड निकल रहे थे तो तुरंत साफ की और उसे जख्म को ड्रेसिंग कर दी। ड्रेसिंग करने के बाद सर्वेंट लुसिया शगुन का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेकर आई और उसे डाइनिंग टेबल के पास चेयर पर बिठा दी। सर्वेंट लुसिया लगातार शगुन से माफ़ी मांग रही थी। शगुन ने उसे समझाते हुए बोली, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी बल्कि मेरी ही गलती है कि मैंने नीचे नहीं देखी। सर्वेंट लुसिया उसके लिए चाय बनाने किचन में चली गई तो वहीं डॉक्टर एलिना फ़ोन पर बातें करते हुए विला से बाहर निकली तो शगुन लंगड़ाते लंगड़ाते अथर्व के कमरे में गई और जाते ही एक चेयर लेकर अथर्व के करीब बैठ गई और अपने एक हाथ से उसके माथे पर फेरने लगी। आज उसके बाल एकदम बिखरे हुए चिपके हुए थे जो देख शगुन की आंखों में पानी आ गया क्योंकि जब से अथर्व से मिली है तब से उसे एक डैशिंग पर्सनैलिटी में ही देखी थी, पर अब उसका चेहरा एकदम मुरझा सूख गया था जो देख शगुन न चाहते हुए भी खुद को रोने से रोक न सकी और अपना हाथ अथर्व के उंगली को छूते हुए बोली, अथर्व देखो ना, मेरे पैरों में चोट लग गया है। अगर तुम होश में होते और तुम्हारे सामने मुझे चोट लगता तब तुम मुझे कितना सुना देती, यहाँ तक कि सर्वेंट को भी। फिर आज क्यों नहीं बोल रहे हो? इतना बोल शगुन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोने की वजह से उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहा था। शगुन अपना सिर अथर्व के हाथ के पास रखी और एकदम इमोशनल होते हुए बोली, अथर्व सच में बहुत दर्द हो रहा है। सोचो मुझे इतनी सी चोट में इतना दर्द हो रहा है तो तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। इसलिए तो तुम उठ नहीं रहे हो। नाराज़ हो ना मुझसे? बहुत सॉरी। प्लीज़ अथर्व उठ जाओ ना। तुम जो सज़ा दोगे ना वह मैं खुशी खुशी से सह लूँगी, पर तुम्हारी यह सज़ा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। प्लीज़ अथर्व। शगुन अपना दर्द बता बता कर रो रही थी, पर क्या फ़ायदा, अथर्व तो उसकी एक न सुन रहा था। शगुन उससे माफ़ी भी मांग रही थी, उससे शिकायतें भी कर रही थी, अपना दर्द भी बता रही थी। हमेशा तो बिना कहे अथर्व उसका दर्द समझ जाता था, पर आज वह बता रही थी तो भी उसके दर्द को वह नहीं सुन रहा। शगुन उसकी उंगली को छूकर देख रही थी। इस वक्त कमरे में कोई नहीं था और शगुन अपना सिर ऊपर उठाई और अथर्व के चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी। उसका होठ एकदम सूख गया था। शगुन थोड़ा सा उसके करीब झुकी और उसके सूखे हुए होठ को चूम लिए और आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। यह दर्द इतना तकलीफ़ उसे दे रहा था मानो उसका दिल बाहर निकल आएगा। इतना बोलकर शगुन उसके पास जगह देखने लगी। बेड तो काफ़ी बड़ा था जो शगुन एक साइड जाकर लेट गई और बड़बड़ाते हुए बोली, तुम अगर यहाँ इसी तरह तुम्हारा सोने का इरादा है तो मैं भी यहीं सो जाऊँगी। मैं क्यों आराम से तुम्हारे कमरे में सोने जाऊँ? तुम जहाँ सोओगे मैं भी वहीं सोऊंगी। वह उसके बगल में लेट कर रोते हुए वैसे देख रही थी। इधर किचन में सर्वेंट लुसिया चाय लेकर बाहर निकली तो उसे शगुन कहीं दिखाई नहीं दी। उसे लगा शायद वह अपने कमरे में गई होगी। वह कमरे में गई तो वहाँ भी शगुन नहीं थी। वह तुरंत नीचे आ गई। उसने हर जगह शगुन को देख ली। लास्ट में वह अथर्व के कमरे में गई
तो देखी शगुन उसके बगल में लेटकर रो रही है। यह देख सर्वेंट लूसिया खुद को रोने से रोक न सकी, क्योंकि इतने महीनों से तो उसने भी उन दोनों का प्यार देखी थी, और जब अब सब कुछ ठीक चल रहा था तो यह दोनों किस तरह बिखर गए। वह तुरंत डॉक्टर एलिना को बुलाकर लाई, और जब डॉक्टर एलिना दरवाजे पर खड़ी होकर यह नज़ारा देखी तो उन्हें भी दर्द हो गया, क्योंकि शगुन रो ही कुछ ऐसा रही थी। वह अपना दर्द बता बता कर कहे जा रही थी। सर्वेंट लूसिया और डॉक्टर एलिना दोनों दरवाजे पर खड़ी होकर शगुन को रोते हुए देख रही थी, पर वे दोनों अंदर नहीं गई। कुछ ही देर में वे दोनों इसी तरह देखती रहीं। जब सर्वेंट लूसिया को देखा नहीं गया तो वह तुरंत अपने आंसू साफ करते हुए आगे बढ़ी और बेड के पास जाकर शगुन से बोली, मैडम आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी। चलिए, मैं आपके लिए चाय बनाई हूँ, चलिए पी लीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी। सर्वेंट लूसिया का इतना कहना कि शगुन रोते हुए बोली, एक बार आप कहो ना अथर्व उठे। इतना बोल शगुन आंखें बंद करके रोने लगी। अब सर्वेंट लूसिया, जो अपने आंसू को दबा के रखी थी, वह भी जोर से रोने लगी, और वह तुरंत शगुन के शोल्डर पे हाथ रखकर बोली, मैडम मैं कल चर्च जाऊंगी और गॉड से दुआ करूंगी सर जल्दी ठीक हो जाए। मुझे पूरा यकीन है वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तब तक माहिर भी आ गया और दरवाजे पे खड़ा हो सब देखने लगा। उसके आगे डॉक्टर एलिना खड़ी थी। सर्वेंट लूसिया के बहुत जिद करने लगी, तब जाकर शगुन बेड से उठी तो उसकी नज़र सामने डॉक्टर एलिना पर गया, जो चुपचाप खड़ी हो उसे ही देख रही थी, और माहिर लिविंग एरिया में सोफे पर आकर बैठ गया। सर्वेंट लूसिया शगुन का हाथ पकड़ के बाहर लेकर आई। उसे चलने में तकलीफ हो रहा था और उसको लंगड़ाता आता देख माहिर खड़ा हो आगे आके बोला, क्या हुआ तुम्हें? जो सुन सर्वेंट लूसिया ने जो किचन में हुआ वह सब बता दी। माहिर को भी पता था कि शगुन अथर्व के ठीक होने तक वह चप्पल नहीं पहनेगी। रात का वक्त, श्याम जी का घर। माया जी और श्याम जी दोनों देर से ही सही पर घर आ गए थे। वे दोनों देखकर ही पता चल रहा था कि वह दोनों काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। राशि तो कब का घर आ गई थी और वह उन दोनों के लिए खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में प्रिंस भी उनके घर आया और माया जी ने प्रिंस को भी बता दी कि आज वह राशि के लिए लड़का देखने गई थी। बहुत ही अच्छे हैं, वह तो इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे। यह सब राशि भी सुन रही थी, पर कुछ बोली नहीं। वह अपने काम में लगी पड़ी थी, पर उसका पूरा ध्यान इस वक्त वे लोग जो कुछ कह रहे थे उन पर ही था। आते वक्त माया जी ने मार्केट से स्वीट भी लेकर आई थी और उन्होंने टेबल पर रख दिया। कहा कि तुम दोनों खा लेना और आसपास में बांट भी देना, क्योंकि यह खुशी का माहौल है। माया जी श्याम जी सोफे पे बैठकर यही सब बातें कर ही रहे थे कि उन्हें तुरंत शगुन का याद आया कि उसे भी बताना पड़ेगा। राशि के लिए लड़का देखा है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। पहले तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी भूमि को कॉल किया, उसको सब कुछ बता दिया कि आज राशि के लिए लड़का देखने अपने मायके गई थी। माया जी ने काफ़ी देर तक अपनी बेटी से यूं ही बातें करती रही और उन्होंने उसे सब कुछ बताया और ये भी बताया कि जल्द से यह रिश्ता तो आगे बढ़ाएंगे ताकि इसी बरस राशि की शादी हो जाए। भूमिका से बात खत्म होते ही उन्होंने तुरंत शगुन को कॉल लगाया। उधर शगुन अपनी माँ का कॉल देख घबरा गई कि वह अपनी माँ से क्या कहेगी। शगुन अपने घर वालों की खुशी देख सकती थी कि वह लोग इस वक्त किस कदर खुश हो रहे हैं, पर वह अपना तकलीफ़ उन्हें बताकर उनका मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी फैमिली उसके लिए ही तो ये सब कर रही है कि ताकि राशि की जल्द से शादी हो जाए, उसके बाद शगुन उनके पास आ सकती है।
यही सब सोच उसके पास सच बताने के सिवाय अब कुछ भी नहीं है। इधर से माया जी लगातार बोले जा रही थी, हेलो शगुन मेरी बच्ची, क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही शगुन रोने लगी और उसके रोने की आवाज़ जैसे माया जी के कान में गया कि वह परेशान हो गई और कहने लगी, शगुन क्या हुआ? तू रो क्यों रही है मेरी बच्ची? क्या बात है, बताएगी? माया जी की लगातार पूछे जा रही थी, पर शगुन रोने के अलावा कुछ भी नहीं बोल रही और माया जी की परेशानी भरी आवाज़ सुन राशि किचन में से भागते हुए आई। वहीं श्याम जी भी उनके बगल में बैठ कान लगाकर सुनने लगे तो उन्हें भी आवाज़ आया कि शगुन रो रही है। इधर से तीनों लोग परेशान हो गए, आखिर शगुन को हुआ क्या है? वहीं शगुन रोने के सिवाय कुछ नहीं बोल रही थी। तब तक सर्वेंट लुसिया उसके पास आई और देखी तो उसकी मैडम मोबाइल कान के पास लगाकर रोए जा रही है। सर्वेंट लुसिया उसके पास आई और शगुन का हाथ पकड़ते हुए उसे हौसला दी, जो देख शगुन अपने आंसू साफ की और बोली, मम्मी पापा। शगुन ठीक तरह से बोल नहीं पा रही थी, जो देख माया जी बोली, हाँ बोल मेरी बच्ची, क्या बात है, क्या हुआ है? अथर्व ने कुछ कहा क्या? अथर्व का नाम सुनते ही शगुन वापस रोने लगी और बोली, मम्मी अथर्व तो कुछ बोल ही नहीं रहा क्योंकि उसे गोली लग गया है और आज चौथा दिन है जो उसे होश नहीं आया। शगुन रोकर बातें कर रही थी, जिसके चलते माया जी को ठीक तरह से समझ में नहीं आया और उन्होंने रिपीट करते हुए पूछा, क्या कहा तूने? अथर्व को गोली लगा है? माया जी के मुंह से इतना सुन राशि और श्याम जी तो दंग हो गए और वह दोनों परेशान होकर उनके बगल में बैठ सुनने लगे। वहीं कॉल के दूसरी ओर से शगुन बोली, हाँ मम्मी अथर्व को गोली लग गया है। वह 4 दिन से एक ही जगह पर है। डॉक्टर का कहना है कि वह कोमा में चला गया है। शगुन की बातें अब जाकर तीनों को समझ में आया। माया जी तो तुरंत रोने लगी, वहीं राशि उनके हाथ से मोबाइल लेकर कॉल स्पीकर पर रखी और परेशान होते हुए पूछी, शगुन ये कैसे हुआ? और आज चौथा दिन है, तू आज हमें बता रही है? राशि की बातें सुन शगुन बोली, हाँ मैंने इसलिए आप लोगों को नहीं बताई, मुझे लगा था अथर्व ठीक हो जाएगा, पर अभी तक उसे होश नहीं आया है। प्लीज़ उसके लिए दुआ करो कि वह जल्द से ठीक हो जाए। लगभग 20 मिनट तक शगुन यूं ही रोते रोते सब कुछ बता दी। अपनी बेटी का इतना दर्द देख उसके मम्मी पापा का बुरा हाल होने लगा। माया जी बोली, हम भी कल यहाँ से निकलेंगे, तुम्हारे पास आएंगे क्योंकि तुम इस वक्त अकेली रहोगी, तुम्हें हमारी ज़रूरत है। ये सुन शगुन बोली, नहीं मम्मी आप लोग मत आइए क्योंकि अथर्व के बड़े भाई माहिर जी आए हुए हैं, वही तो सब कुछ देख रहे हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ इन सब में बाकी लोगों को भी तकलीफ़ हो, मैं हूँ ना। शगुन की फैमिली वालों ने जैसे उसके मुंह से सुना कि मैं हूँ ना, तो माया जी रोते हुए बोली, क्या सच में तुम बहुत बड़ी हो गई हो? यह सुन शगुन पहले अपने आंखें बंद करके रोने लगी और उल्टे हाथ से आंसू साफ की और बोली, हाँ मम्मी अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और इसी के साथ मजबूत भी, क्योंकि मेरा सहारा जो है वह इस वक्त बेहोश है, तो मुझे तो मजबूत होना ही पड़ेगा। अगर मैं मजबूत नहीं हुई तो अथर्व कभी उठेगा नहीं। शगुन अपनी फैमिली वालों से बात कर ही रही थी तो वहीं माहिर भी सामने आकर बैठ गया। शगुन 2 मिनट और अपने घर वालों से बातें की, उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शगुन अपना मोबाइल टेबल पर रख माहिर की तरफ देख बोली, मैं अपनी फैमिली वालों से बात कर रही थी। ये सुन माहिर कुछ बोला नहीं क्योंकि उसने पहले ही सुन लिया था कि वह अपने परिवार वालों से बात कर रही है।
माहिर को इतना शांत देख शगुन आज जो 2 डॉक्टर आए थे उनका रिपोर्ट माहिर को अपडेट देने लगी। जो सुन माहिर बोला, आज रात में भी एक डॉक्टर आने वाले हैं, वह भी अथर्व का चेकअप करेंगे और 2 दिन के बाद और भी डॉक्टर आने वाले हैं। तब तक अथर्व के कमरे से डॉक्टर एलिना बाहर निकली और वह माहिर से मिलने ऊपर स्टडी रूम ऊपर जाने वाली थी कि माहिर और शगुन को देख वहीं रुक गई। डॉक्टर एलिना उन दोनों के पास आई और सबसे पहले तो माहिर को ग्रीट की। उसके बाद वह सीरियस होते हुए बोली, माहिर सर, यूरोप के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिनका नाम लियो है। बड़ी मुश्किल से उनका अपॉइंटमेंट मिला है, पर यह 2 दिन के बाद आने वाले हैं। पहले तो वह डायरेक्ट ना कह रहे थे, पर उन्हें पैसों का बहुत ऑफर दिया गया तो वह और भी भड़क गए। उनका कहना है कि हर डॉक्टर पेशेंट को ठीक कर सकता है, पर पेशेंट के घर वाले डॉक्टर को लालच देकर उस पेशेंट का बुरा हाल कर देते हैं। डॉक्टर एलिना की बातें सुनकर माहिर उनकी बातें रिपीट करने लगा। यूरोपियन डॉक्टर जिनका नाम लियो है। इतना बोल माहिर अपनी सख्त आवाज़ में बोला, इन डॉक्टरों का कुछ फ़ायदा नहीं। बड़े बड़े कंट्री में डॉक्टर के नाम पर मशहूर हैं, काम तो 0 पैसे का ही करते हैं। इतना बोल माहिर अपनी नज़र दूसरी ओर फेर लिया। शगुन भी देख सकती थी कि माहिर अथर्व के लिए किस कदर परेशान हो रहा है। भला कौन ऐसा होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट सही ना आए तो उम्मीदें तो टूटने लग जाती हैं। तो वही माहिर के साथ हो रहा था, जो देख शगुन को बुरा लगा और वह तुरंत बोली, प्लीज़ भैया आप परेशान मत होइए। कल तक तो आप मेरा हिम्मत बढ़ा रहे थे और आज आप ही थकने लगे हैं। शगुन के मुंह से भाई शब्द सुन माहिर उसे देखने लगा, मानो अथर्व उसके अंदर दिखाई दे रहा हो। माहिर बोला, तो क्या करूं मैं? हो रहा हूं उसके लिए परेशान। मुझे तो ऐसा लगता है कोई कह दे कि इस कंट्री में यह डॉक्टर बैठा है तो मैं खुद जाकर उसे उठा कर लाऊंगा। बस वह डॉक्टर कह दे कि यह ठीक हो जाएगा। दोनों एक दूसरे की दर्द को समझ रहे थे। माहिर की दर्द देख सकती थी और माहिर उसे खाना खाने के लिए कहा तो बदले में शगुन ने भी उसे खाने के लिए बोली। देर रात 11:10 अथर्व का कमरा। इतनी रात को एक डॉक्टर विला के अंदर एंटर हुआ। उन्होंने पहले ही ईमेल कर दिया था कि वह लेट से आएंगे। उनके आते ही डॉक्टर एलिना वे दोनों भी अथर्व के कमरे में गए। माहिर तो सीरियस होकर खड़ा था। वह देखना चाहता था कि डॉक्टर कहते क्या हैं। पेशेंट का इलाज ही कुछ इस कदर था जिसके चलते डॉक्टर को 1 घंटे के ऊपर लग गया उसका इलाज करते करते। अथर्व का इलाज करने के बाद जब वह बाहर आया तो और बाकी लोगों को बता दिया कि ठीक हो जाएंगे पर उन्हें काफ़ी वक्त लगेगा। यह सुन तो माहिर कुछ बोला ही नहीं, बल्कि वह डॉक्टर की तरफ देखा तक नहीं और उसे डॉक्टर के सवालों का जवाब डॉक्टर एलिना दे रही थी। अब माहिर बहुत थक चुका था क्योंकि यह डॉक्टर कोई आम डॉक्टर नहीं थे, बहुत बड़े बड़े थे और जिन्हें माहिर हायर कर रहा था, पर हर कोई चेक करने के बाद यही कहते थे कि वक्त के साथ ठीक हो जाएगा वरना ऐसे ही रहेंगे, जो सुनकर माहिर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर के जाने के बाद शगुन जिद करने लगी कि उसे अथर्व के कमरे में ही रहना है, पर डॉक्टर एग्री नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि माहिर भी एग्री नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि उस कमरे में सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट ही रहे। शगुन रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। डॉक्टर और बाकी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, वह सिर्फ माहिर उसकी एक न सुना, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके इलाज में कोई लापरवाही होए। अगर डॉक्टर 24 घंटे उसके पास रहेंगे तो वह बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, यही उम्मीद लगाए वह बैठा था। माहिर शगुन को साफ साफ मना कर दिया कि वह यहाँ रुक नहीं सकती। वह अपने
कमरे में जाकर आराम करे। माहिर को इतना सीरियस देख आखिर शगुन कैसे जिद कर सकती है। वह भी उसकी बात मान गई और सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में आई और जी भरकर पहले रोई। आज चौथा दिन था पर अथर्व को अभी तक होश नहीं आया। अपने कमरे में आने के बाद शगुन फ्लोर पर बैठ गई। आज चौथा दिन था। उसने इन दिनों न बेड पर सोई और ना ही सोफे पर। वह अपने आप को सजा दे रही थी क्योंकि उसे भी पता था अगर ये सब उसी के कारण हुआ है। शगुन अथर्व के बहुत सी चीज़ों को देख रही थी, यहाँ तक कि उसके मोबाइल को, उसके कपड़े, वॉच, परफ्यूम, जो कुछ उस कमरे में था वह सबको वह देख देख कर रोने लगी। काफ़ी देर तक रोती रही और रोते रोते वहीं फ्लोर पर लेटकर सो गई। नेक्स्ट डे अथर्व का विला। आज तो एक ही डॉक्टर आने वाले थे जिसके चलते माहिर ऑफिस चला गया और उसने शगुन और डॉक्टर एलिना को पूरा ध्यान देने के लिए कह गया। वहीं सर्वेंट लुसिया जल्दी जल्दी फ्रेश होकर शगुन से परमिशन लेकर वह चर्च के लिए निकल गई क्योंकि उसने कल ही शगुन से कहा था कि वह चर्च जाकर अथर्व के लिए दुआ मांगेगी कि वह जल्दी से होश में आ जाए। सर्वेंट लुसिया अथर्व ठीक हो जाए दुआ मांगने चली गई। वहीं डॉक्टर आकर अथर्व का चेकअप करने लगे और यह डॉक्टर बहुत जल्दी चेकअप करके ना में जवाब दे दिया और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद शगुन तुरंत माहिर को कॉल करके बता दी। डॉक्टर तो 35 से 40 मिनट में ही चेकअप करके यहाँ से चले गए। जो सुनकर माहिर बोला, ठीक है, तुम परेशान मत हो, हम और डॉक्टर देखेंगे। माहिर का इतना हौसला देख भला शगुन कैसे पीछे हट सकती थी। वह भी अपने आप को मोटिवेट करने लगी। जैसे तैसे करके आज का भी दिन बीत गया और अगला दिन आया। आज यूरोपियन डॉक्टर लियो आने वाले थे पर वह किसी इमरजेंसी पेशेंट का इलाज करने की वजह से आज नहीं आ सके और जब माहिर को यह बात पता चला कि वह आज नहीं आने वाले हैं तो उसे गुस्सा आया। पर जब उसे पता चला कि कोई क्रिटिकल पेशेंट था जिसका इलाज करने के लिए वह रुक गए हैं तो यह सुन उसका गुस्सा ठंडा हो गया क्योंकि वह भी देख सकता था कि आज उसका भाई जिस जगह पर है तो ऐसे ही कोई और भी होगा। माहिर ने डॉक्टर एलिना से कहा कि उनसे पूछे कि वह कब फ्री हो जाएंगे। माहिर का ऑर्डर सुनकर डॉक्टर एलिना ने तुरंत डॉक्टर लियो के असिस्टेंट से बात की तो पता चला कि उन्हें फ्री होने में करीब शाम हो जाएगा। डॉक्टर लियो की असिस्टेंट की बात सुनकर डॉक्टर एलिना ने माहिर को बताई तो माहिर एंटोनियो से कहा, तुम प्राइवेट जेट लेकर यूरोप उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाओ। वह जैसे फ्री हो जाएंगे तुरंत उनसे बात करना। माहिर का कहना सही था। अगर एंटोनियो अभी निकला तो वह ज़रूर शाम तक पहुंच जाएगा और डॉक्टर लियो को वहां से लेकर निकल आएगा। माहिर का ऑर्डर पाते ही एंटोनियो रेडी हुआ और जेट लेकर यूरोप के लिए निकल पड़ा क्योंकि वह डॉक्टर लियो को जल्दी से घर लेकर आना चाहता था। एंटोनियो के जाने के बाद माहिर ऑफिस चला गया। वहीं शगुन थोड़ी देर अथर्व के पास जाकर बैठी रही और डॉक्टर एलिना रिपोर्ट लेकर कुछ स्टडी कर रही थी। दिन हमेशा की तरह अपनी तेजी से ढलते जा रहा था और शाम हो गया। वहीं यूरोप में डॉक्टर लियो ने पेशेंट का इलाज काफ़ी देर पहले ही कंप्लीट कर लिया था और जब उन्हें पता चला कि माहिर उन्हें खास करके उनके लिए जेट भेज रहा है तो वह समझ गए कि पेशेंट की हालत कुछ ज़्यादा ही नाजुक है। डॉक्टर लियो ने बिना बहस किए एंटोनियो के साथ इटली के लिए रवाना हो गए। वह रात में इटली पहुंचे और काफ़ी रात हो चुका है, यहाँ तक कि कुछ सर्वेंट भी अपने क्वार्टर जाकर सो गए थे। पर भला शगुन कैसे सो सकती है। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लिखने में बहुत सारे मिस्टेक हुआ था पर मैं वहाँ बोलने में करेक्शन की हूँ।
प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।